हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे पहले करा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये है कि सवाल यहाँ बहुत सारे पूछे जाते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, या कॉम्पटन इफेक्ट किस लिए इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट माना जाता है फिजिक्स की दुनिया में। फिर कॉम्पटन इफेक्ट में जो इफेक्ट होता है एक्चुअली वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हम मोटे मोटे तौर पर ये सारी बातें आज कवर करेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे। उस मैथमेटिकल डेरिवेशन के से जो हम फार्मूला निकालेंगे, उस फार्मूले को डिफरेंट केसेस में हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो ज़रा से इसके पीछे कहानी समझ ले, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ ले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ऐसा है कि 1905 का जो समय था, 1905 को इस साल में आइंस्टीन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर पब्लिश किया था। और उस पेपर पब्लिश जो किया था उससे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, इसमें ये होता है कि जब किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर, सभी पे नहीं, किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर जब एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी का फोटोन गिरता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा, जो कि उस मटेरियल के हिसाब से होती है, तो उस मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, एमिशन होना शुरू हो जाता है, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी डिस्कवरी तो उससे काफ़ी समय पहले हुई थी, आई थिंक 1880 में, जब हर्ट्ज मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उस पर काफ़ी काम हुआ, मतलब हर्ट्ज तो नहीं किया, लेकिन उनका एक साथी थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे, लेनर्ड। तो फिलिप लेनर्ड ने उस पर काफ़ी काम किया था। और फिलिप लेनर्ड के उस काम से फिलिप लेनर्ड ने बहुत डिटेल तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी की थी, और उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन्होंने प्रपोज किए थे। अनफॉर्चुनेटली लेनर्ड का जो काम था उसमें ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी रह गई थी कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे कौन सा बिहेवियर है जो काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो उसको एक्सप्लेन करने में किसी तरह से कामयाब नहीं हो रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती थी कि जो लाइट है वो एक वेव है, और एक वेव फॉर्म में, स्प्रेड फॉर्म में वो मूव करती है, वो फैलती है किसी भी सरफेस पर। तो लेनर्ड का जो काम था ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि इसने एक तरह की कमी दिखा रहा था कि भाई हम कुछ है ऐसा फिजिक्स में जो नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1905 में ही लेनर्ड को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1900 से पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था। तो पहला पुरस्कार विल्हेम रोटजन को मिला था, जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। और 1905 में फिलिप लेनर्ड को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कितने संयोग की बात है, 1905 में ही आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है। खैर, जब आइंस्टीन अपना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ऐसा नहीं होता दुनिया उनको एकदम उठा लेती है अपनी गोद में, कह रहे मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन आपने क्या किया। बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अननोन दैट टाइम। 1905 से पहले कुछ नहीं थे दुनिया में, बहुत मतलब इस इंटेलेक्चुअल दुनिया में, ना किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ना किसी जस्ट मिनट, ना किसी साइंटिफिक उस तरह की कम्युनिटी के बहुत ही एक्टिव मेंबर। ही वॉज जस्ट अ क्लर्क, जो कि विज्ञान की दुनिया में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब आइंस्टीन ये पेपर पब्लिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और यही आइंस्टीन की विल पावर थी कि वो कहते ठीक है हम सबको झेल लेंगे, लेकिन जो सही है वो तो हम कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन कहते हैं कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, और उन्होंने ही कहा कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। तो आइंस्टीन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो उसके पार्टिकल नेचर, यानी कि बाद में जिसको लुइस ने फोटोन नाम दिया, आइंस्टीन ने फोटोन नाम नहीं दिया था, ये फोटोन नाम इन पार्टिकल को काफ़ी बाद में मिला था। तो उनके हिसाब से ये कहा जाता है लाइट एनर्जी के पैकेट होते हैं जो कि मूव करते हैं। तो लाइट एनर्जी के पैकेट या क्वांटा ऑफ लाइट जो होता है वो है जिनको बाद में फोटोन कहा गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है कि प्रकाश जो होता है उसका पार्टिकल जैसा व्यवहार होता है, और वो उस फॉर्म में चलता है, और हर पार्टिकल की जो एनर्जी होती है
वो क्वांटाइज्ड होती है इस फॉर्मूले से, जहाँ n जो है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। तो आपको कभी भी 0.5 hν, 0.7 hν, 0.3 hν इस तरह नहीं मिलेगा। आपके पास एनर्जी होगी 1 hν, 2 hν, 3 hν इस तरह से। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है, इसकी सबसे बड़ा प्रूफ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो पार्टिकल नेचर है ये बिल्कुल सही है, आइंस्टीन की सोच बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा सबूत था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यही केवल ही था, एकमात्र यही था ही उस समय। अब देखो ऐसा होता है ना, जैसे एक होता है ना वन फिल्म वंडर, जैसे एक कोई हीरो आया, उनकी एक फिल्म आई और वो बिल्कुल सुपर हिट हो गई, इतनी सुपर हिट हुई कि मतलब मेगा हिट, ब्लॉकबस्टर हो गई। ऐसा लगा कि ये व्यक्ति भविष्य का सुपरस्टार है, लेकिन उसके बाद फिर उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई, बस एक ही फिल्म के लिए वो बने थे, उसी के बाद से वो गुमनामी में चले गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ स्पेशल केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही होता हो, बाकी प्रकाश के साथ इस तरह की डुअलिज्म, पार्टिकल नेचर ये ना होता हो। अगेन इस पे थॉट था, तो लोगों ने इसको एकदम से स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि इस पे बहुत ही ज़्यादा अटैक हुआ और लोगों ने कहा कि नहीं इसमें बहुत ये गलतियाँ या तमाम तरह से फिलासफिकल तरीके से इसको डाउन करने की कोशिश की गई। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा मिल्कन ऑलडाइप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन एक फिजिसिस्ट थे, अपने ज़माने के बड़े फिजिसिस्ट थे। तो मिल्कन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बड़े धुर विरोधी थे। मतलब वो तो कहते हो ही नहीं सकता, इसमें ये पार्टिकल नेचर हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ इसमें गड़बड़ है। उसका विरोध करते करते मिल्कन अल्टीमेटली पहुंचते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली वो इस इफेक्ट को प्रूफ ही कर देते हैं। मतलब एक विरोधी जो आइंस्टीन को गलत साबित करने के लिए चला, और प्रयोगों के माध्यम से आखिर में वो एक ऐसे तरीके पे पहुंच गया जहां उन्होंने इस hν इस फॉर्मूले को ही प्रूफ कर दिया। तो चले थे आइंस्टीन को डिस्प्रूव करने, और आइंस्टीन जिस रिलेशन को यूज करते हैं इसको प्रूफ कर देते हैं, H की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, और ये इतना बड़ा प्रयोग होता है कि आगे जाके मिल्कन को भी पुरस्कृत किया जाता है, नोबेल जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आइंस्टीन की जो थ्योरी थी ये बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र थी कि सच में फोटोन होते हैं कि नहीं। लेकिन लंबे समय तक अब आइंस्टीन ने इसको प्रूफ करने के कई तरीके दिए, कुछ डायरेक्ट मेथड, कुछ इनडायरेक्ट मेथड, कुछ तरीके थे जिसमें कि उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को समझाने की कोशिश की। हालांकि वहाँ लाइट की क्वांटाइजेशन की एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात थी, लाइट की नहीं थी। कई तरह के प्रयोग हो रहे थे उस समय। अगेन द प्लांक ने इसको इसी तरह से कुछ लेकर के आगे इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इवन सत्येंद्रनाथ बोस ने भी इसको ही कुछ कंसेप्ट यूज किया था। लेकिन एक बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस अभी भी मौजूद नहीं था कि एक ऐसा प्रयोग जो कि बिल्कुल सीधे तौर पे साबित कर दे कि हाँ लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। वो इस इतना डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। जैसे होता है ना बिल्कुल सीधे तौर पर इस प्रयोग पे उंगली रखो को ये प्रयोग दिखा रहा है कि प्रकाश के पास पार्टिकल नेचर होता है। ऐसा हमारे पास केवल एक ही प्रयोग था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा प्रयोग इतना डायरेक्ट प्रयोग नहीं था। यहाँ पे आता है कॉम्पटन इफेक्ट। 1922 में आर्थर कॉम्पटन, जो कि अगेन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उससे पहले भी स्पेक्ट्रो में भी हम काम कर रहे थे, एक्सरे के साथ काम कर रहे थे, वो जो प्रयोग करते हैं जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कह रहे हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट सीधे तौर पर यह बात प्रूफ कर देता है कि पार्टिकल के पास, कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था किसका? फोटोन नेचर का। यानी आइंस्टीन का जो वो कंसेप्ट था कि प्रकाश के पास पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है, इसको सीधे तौर पर प्रूफ करता हुआ ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तो फोटो इलेक्ट्रिक का जोड़ीदार आ गया कॉम्पटन इफेक्ट, जो बता रहा था कि प्रकाश के पास पार्टिकल नेचर होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि 1922 का जो समय था तब तक आइंस्टीन दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके थे। 1919 में कुछ ऐसा हुआ था आइंस्टीन के साथ जिसके बाद वो एकदम से गुमनामी के अंधेरों से निकलते हुए दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन गए थे। कभी भविष्य में मौका मिला तो समझाएंगे कि 1919 का समय आइंस्टीन के जीवन के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था। तो फिलहाल कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हमने ये जाना कि कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो एक तरह से डायरेक्टली प्रूफ कर देता है कि हाँ लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। तो ये है मोटिवेशन व्हाई वी नीड टू स्टडी द कॉम्पटन इफेक्ट। चले देखें प्रूफ कैसे किया था।
जरा समझें कॉम्पटन ने क्या करना शुरू किया। अगेन कॉम्पटन भी वो नहीं थे कि जो कि सोच रहे थे चलो हम लोग आइंस्टीन की थ्योरी को प्रूफ करते हैं, वो कुछ और देख रहे थे, कुछ और तरह की ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। देखो 1900 का जो समय था, ये जो समय हम बात कर रहे हैं 1922, 1910, 1905, 1901, ये समय ऐसा था जब बहुत कुछ था जो फिजिक्स में गठित हो रहा था, बहुत कुछ था जो फिजिक्स में रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। नई नई थ्योरी आ रही थी, पार्टिकल क्वांटाइजेशन, क्वांटम मैकेनिक्स की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करने वाले लोग बढ़ रहे थे। आज की डेट में क्वांटम मैकेनिक्स पे अभी देखो इसी साल, पिछले साल का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स के लोगों को दिया गया है। आप सोचो एक ज़माने में क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी थ्योरी थी जिसको प्रोफेसर्स सिलेबस में शामिल नहीं करना चाह रहे थे। यूएस वगैरह की यूनिवर्सिटी में वो कहते थे कि इस थ्योरी कोई आधार नहीं है, ये अदब तरह की थ्योरी है, ये बस कुछ मन चले लोगों ने बना दी है, सिर्फ एक किस्म के लोगों के दिमाग की उपज है, खाली गुणा गणित कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। क्लासिकल थ्योरी इज़ द मेन थ्योरी। पारंपरिक जो है चीज़ें, ये नए किस्म के हिप्पी किस्म के लोग हैं और ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो दे वर डिस्करेजिंग, वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्करेज करते थे यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो थी शुरुआती, वो क्वांटम थ्योरी को डिस्करेज करती थी। दुनिया ने एक समय ऐसा देखा था जब क्वांटम मैकेनिक्स पर बड़े बड़े विशेषज्ञ बड़ी ही संशय की दृष्टि रखते थे कि ये होने वाली नहीं, ये थ्योरी ऐसे मतलब यूजलेस किस्म की थ्योरी है। और आज क्वांटम मैकेनिक्स इज एवरीथिंग। हम हर तरफ ड्रग डिलीवरी से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर देयर इज अ क्वांटम वर्जन। और इतना कि हम उसके फिजिक्स के नोबेल भी उसको दे रहे हैं, और इवन बहुत लोगों को देते आए हैं आज तक भी। कुछ ज़्यादा ही क्वांटम फिजिक्स से जो डायरेक्ट एविडेंस, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, उनको इस बार का नोबेल दिया गया है। तो कॉम्पटन जो थे, कॉम्पटन ऐसा नहीं था कि वो कुछ आइंस्टीन की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो तो अपनी स्टडी कर रहे थे। उस समय में एक और टेक्नोलॉजी खोजी गई थी जो बहुत तेज़ी से दुनिया की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बन गई थी, एक्सरेज। इसके ऊपर मैडम क्यूरी ने भी काम किया था, इसकी डिस्कवरी की थी विलियम रोटजन ने। अब एक्सरे क्या होती थी, इसमें जो एक्स का मतलब होता है डोंट नो, मतलब होता क्या था, रोटजन ने तो कैथोड रेस जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जैसे थॉमसन से बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटेड थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो एक्सरेस, वो कुछ रे के बारे में, कैथोड रे, कैनल रे सब देखना चाह रहे थे। उसमें उनको ऐसी कोई रे मिलती जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब वो क्या है, उसका बेसिक नेचर क्या है, किसी को नहीं मालूम था। तो मोटे तौर पर वो कहते हैं दीज आर द अननोन रेज, दैट इज़ वाई एक्स रेस, एक्स इज़ फॉर अननोन। तो ये अननोन किस्म की, मिस्टीरियस किस्म की रेज है, और इसके ऊपर बहुत समय से लोग इसकी एनालिसिस कर रहे थे, इसके थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक खोज रहे थे। आखिर में फॉन लॉ आते हैं, विलियम ब्रैग आते हैं, हेनरी ब्रैग आते हैं, जो एक्सरे को दुनिया की एक प्राइम टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश कर देते हैं। उससे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, उससे क्रिस्टल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, उससे तमाम तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। इवन आपने सुना होगा वाटसन क्रिक, ये दो फिजिसिस्ट थे, मोटे तौर पर फिजिक्स का इनका बैकग्राउंड था। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर देने से पहले उन्होंने डीएनए का एक इस तरह का एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राम भी बनाया था। हालांकि उसमें एक लेडी भी इन्वॉल्व थी, जो कि मतलब इस पिक्चर में नहीं कहा जाता है, उनका वाटसन क्रिक को ही क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उस स्पेक्ट्रोग्राफ को डेवलप करने में, उसको प्राप्त करने में उन महिला काफ़ी ज़्यादा योगदान था। एक्सरे के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी हो रही थी। उससे पहले घटना होती है, इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। इसकी एक काफ़ी समय से इसकी स्टडी चल रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग? स्कैटरिंग मीन्स एक तरह से रैंडम रिफ्लेक्शन। जैसे अगर आपके पास एक सरफेस है, एक ग्लास सरफेस है, मिरर है, मान लो मिरर है, इस पर लाइट गिरती है, तो लाइट बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर आपकी सरफेस इस तरह से उबड़ खाबड़ है, तो लाइट जब गिरेगी तो यहाँ पर लाइट अलग अलग तरह से बिहेवियर शो करेगी एज पर द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। तो इस तरह से हम कुछ स्कैटरिंग कह रहे हैं। अब स्कैटरिंग, अब ये सरफेस की बजाय मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। आपके पास मॉलिक्यूल है कोई, उसके ऊपर रे गिर रही है, तो मॉलिक्यूल से भी वो एक अलग तरह से रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड। इसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कहते, उसको स्कैटर्ड कहते हैं, बिखर जाती है लाइट रेज। तो जो स्कैटरिंग जिसकी बहुत पहले से बात की जा रही थी, वो स्कैटरिंग होती है रेले स्कैटरिंग। उसे हम नाम देते हैं रेले स्कैटरिंग। लॉर्ड रेले एक बहुत एक्सपेरिमेंटलिस्ट फिजिसिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहे हैं फिजिक्स की दुनिया के। तो रेले के नाम पर एक स्कैटरिंग मतलब ऑलरेडी थी हमारे पास। उस स्कैटरिंग को हम एक और नाम देते हैं, उस स्कैटरिंग को हम नाम देते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। उस रेले स्कैटरिंग का एक और नाम है
कोहेरेंट स्कैटरिंग। जरा समझे कोहेरेंट क्यों कहते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक रे गिराई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, फिर यहाँ से जो रे निकली बाहर वो अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड हो गई और इसकी वेवलेंथ भी लगभग लैम्डा थी। तो जो वेवलेंथ आई वही वेवलेंथ इस सैंपल से लगभग वही वेवलेंथ इस सैंपल से चारों तरफ स्कैटर्ड हुई। तो अगर हम देखें तो जो वेवलेंथ इसकी है वही वेवलेंथ इसकी है, इसी वजह से इसको हम कोहेरेंसी कहते हैं। कोहेरेंस का मतलब होता है ना सेम वेवलेंथ सेम तरह का है, तो उस तरह से। तो यहाँ पर जिस तरह की वेवलेंथ भेजी थी वैसी ही वेवलेंथ आप स्कैटर्ड रीजन में पा रहे हो, तो आप इस तरह के स्कैटरिंग को कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हो या रेले स्कैटरिंग कहते हैं। कॉम्पटन, अब ये जो स्कैटरिंग होती है ये विजिबल लाइट के साथ देखी गई थी। विजिबल मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो हम सूर्य का प्रकाश वगैरह है उनके साथ ये स्कैटरिंग देखी गई थी। अब क्या हुआ, जब एक्सरे खोज हुई तो कॉम्पटन ने यही काम, यही स्कैटरिंग का प्रोसेस एक्सरे से देख के चलना शुरू किया कि चलो देखते हैं कि एक्सरे जो कि बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है, एक्सरे जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और जो विजिबल होती है इनकी 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के रीजन में होती है। तो 4000 से 7000 की स्टडी रेले ने की थी। तो ये देखा गया कि चलो 1 से 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का क्या असर होता है रेले पे, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक ऑब्वियस से एक तरह का एडवांसमेंट था जो कॉम्पटन देख रहे थे। तो जब कॉम्पटन क्या कर रहे थे, कॉम्पटन ने क्या सेटअप किया था जरा समझ लेते हैं। तो कॉम्पटन ने सेटअप ये किया कि उन्होंने टारगेट लिया, टारगेट के रूप में उन्होंने कार्बन को ले लिया, एक टारगेट लिया, टारगेट के ऊपर उन्होंने एक्सरे गिराई, यहाँ से एक्सरे निकली, एक्सरे जो है एक्सरे इस पर गिरी, उसके बाद एक्सरे इस टारगेट से निकल के चारों तरफ स्कैटर्ड हुई। मान लो सीधी लाइन है, इस तरह से चारों तरफ एक्सरे स्कैटर्ड हुई। फिर यहाँ पर एक ट्रैक लगा दिया, यहाँ पे कैमरा लगा दिया। ये जो कैमरा था ये इस तरह से घूम घूम के अलग अलग हिस्सों पे जो एक्सरे जा रही थी, स्कैटर्ड हो रही थी एक्सरे, उसको कैच कर रहा था और उसकी जो वेवलेंथ है उसको समझ रहा था। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा था एक तरह से जो कि आने वाली एक्सरे जो यहाँ से टकरा के बाहर निकल रही उसकी एनर्जी को पकड़ता, उस एनर्जी से उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन को वो कर सकता था। तो ये सारा सेटअप था आपके कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट का। तो कॉम्पटन का सीधा सा एक था कि भाई हम टारगेट लेते हैं और अगर हम नॉर्मल लाइट गिराएंगे तो रेले स्कैटरिंग होगी, यानी कि जो ये स्कैटर्ड रे जाएंगी इनकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ मोटे मोटे तौर पर एक ही जैसी होगी। लेकिन उनका ये था कि चलो देखते हैं कि यही काम अगर हम एक्सरे के साथ करें जो कि एक एनर्जेटिक बीम है जिसकी वेवलेंथ कम है तो क्या होता है। तो वो क्या देख रहे थे, अब जरा यहाँ पर हम एक एंगल की बात करते हैं। ये सीधी लाइन है, इसको हम रेफरेंस लाइन माने और इसके साथ जो एंगल है इसको हम थीटा माने सपोज। तो वो ये देख रहे थे कि जब हम अपना काउंटर यहाँ रखते हैं इस जगह पर बिल्कुल सीधे में, कि मतलब लाइट आए इस एक्सरे से इस कार्बन के टारगेट से टकराए और इससे होते हुए मान लो सीधे निकल गई। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इसका एक स्पेक्ट्रम बनाया। तो उनको ऐसा स्पेक्ट्रम मिला कि ये वही वेवलेंथ थी। तो जो वेवलेंथ यहाँ से जा रही थी वही वेवलेंथ उनको यहाँ से मिल रही थी। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, स्कैटरिंग है तो कॉम्पटन जैसी है, वो रेले जैसी है। फिर उन्होंने अपना काउंटर यहाँ रखा, यहाँ रख करके देखा तो इससे क्या देखे कि थोड़ा सा जो इनका स्पेक्ट्रम था अब वो ऐसे करके ये ऐसे हो गया। तो एक ये लाइट थी, एक हल्की सी ये लाइट आ रही थी, एक और वेवलेंथ वहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। तो ये जो वो वेवलेंथ थी जो कि वो भेज रहे थे और ये कोई हायर वेवलेंथ भी उनको दिख रही थी। मतलब समझ रहे हो ना कि अब जब वो किसी एंगल थीटा पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके स्कैटर्ड रे में ये जो लैम्डा, जिसको मान लो इसको आपने 7 एंगस्ट्रॉम का भेजा था तो 7 एंगस्ट्रॉम के भी रे यहाँ पहुँच रही थी, तो आपको एक पीक 7 एंगस्ट्रॉम पे मिल रही थी। और साथ ही साथ वो देख रहे थे तो एक पीक उनको 7.001 एंगस्ट्रॉम पे भी दिख रही थी। बहुत थोड़ी थी लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव था कि वो इस छोटी सी वेरिएशन को भी पहचान ले रहा था। अच्छा, फिर जब ये एक नया पीक दिखा जो कि रेले में नहीं था तो ये इंटरेस्ट आया। यहाँ से वैज्ञानिकों को हल्का सा क्लू ही एक इंटरेस्ट देता है। फिर क्या देखते हैं कि वो अपने कैमरे को और चेंज करते हैं, कैमरे को यहाँ ले आए, यानी थीटा को बढ़ा दिया। जैसे थीटा बढ़ाते हैं तो उनकी ये पीक पहले आती है लेकिन अब एक और शिफ्टेड पीक यहाँ आ जाती है। तो पीक जो था पहले थी ये थोड़ा शिफ्ट हो जाती है।
पीक में शिफ्टिंग आ जाती है। फिर जब वो इसको थीटा को और बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये पीक तो ऐसे है और ये जो शिफ्टेड पीक थी अब ये अपनी आप में बढ़ रही है, यानी कि अब यहाँ पर दो वेवलेंथ दिख रही है। एक वेवलेंथ जो इधर से आप भेज रहे थे जो कि यहाँ मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है, जैसे हम गए और हम किसी से ये बिल्कुल वैसा है ना, जैसे आप कहीं गए किसी से मिले और फिर वापस आए तो जैसे थे आप वैसे ही रहोगे ना, मतलब आप में थोड़ी कोई परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपकी सोच को देखें तो आपकी सोच उस मिलने के दौरान बदल चुकी होगी, कुछ मॉडिफाई हो गई, आप मोर पॉजिटिव हो गए होंगे या थोड़ा डिप्रेस हो गए होंगे। वैसा कुछ यहाँ पर दिख रहा था कि जो एक्सरे भेज रहे थे उसकी वेवलेंथ तो दिख ही रही थी, साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा वेवलेंथ आ रही थी। तो हमारे पास दो पीक दिख रहे थे, यानी जो पहले कोहेरेंसी थी कि कोहेरेंट मतलब होती है जो वेवलेंथ भेजी गई वही वेवलेंथ बाहर निकल रही है, अब वहाँ से मामला बिगड़ रहा था। अब यहाँ पर इनकोहेरेंट सा बिहेवियर शो हो रहा था। इनकोहेरेंट मतलब हमने भेजी है लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरे, लेकिन स्कैटर्ड रीजन में हमको लैम्डा और साथ साथ, अब अगर हम इस लैम्डा और साथ साथ लैम्डा डैश दो वेवलेंथ मिल रही हैं। अब सवाल था कि एक्स्ट्रा वेवलेंथ कहाँ से आ गई, ये कौन सी वेवलेंथ है जो आ रही है हमारे सामने। रेले में तो ऐसा नहीं देखा गया था, हमने ऐसा क्यों देखना शुरू किया। तो ये जो एक्स्ट्रा पीक था ये मिलना ही कॉम्पटन इफेक्ट है, यानी कि जो एक्सरे के साथ जो वेवलेंथ भेजते हो उसके साथ जब एक और वेवलेंथ मिलती है, इस एक्स्ट्रा वेवलेंथ का मिलना ही कॉम्पटन इफेक्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। आप कहोगे एक्स्ट्रा पीक थोड़ी बोला जाएगा, इसको हमने वर्ड दे दिया इनकोहेरेंट। तो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ इनकोहेरेंसी इन द स्कैटरिंग बीम और द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पटन पीक या एक्स्ट्रा शिफ्ट इन द वेवलेंथ इज द कॉम्पटन इफेक्ट। अब हमने कहा कि एक वेवलेंथ ये है, एक वेवलेंथ ये है लैम्डा डैश जो कि हायर है लैम्डा से, तो हम यहाँ गैप निकाल सकते हैं डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा क्या होगा? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। इस डेल्टा लैम्डा को नाम दिया गया कॉम्पटन शिफ्ट। ओके, सो दिस इज द कॉम्पटन शिफ्ट। सो प्रेजेंस ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, लैम्डा डेल्टा लैम्डा की प्रेजेंस ही है कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसे कहो। और या कहो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? इनकोहेरेंट स्कैटरिंग इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? दिस डेल्टा लैम्डा का पाया जाना कॉम्पटन इफेक्ट है, या इनकोहेरेंट स्कैटरिंग का होना कॉम्पटन इफेक्ट है, और या इस शिफ्ट का मिलना कॉम्पटन इफेक्ट है। अब ये चीज़ यहाँ पर एक और ख़ास बात थी, ये जो शिफ्ट था, ये जो डेल्टा लैम्डा था, ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पर आपको उतना ही डेल्टा लैम्डा मिल रहा था, आप थीटा चेंज करे थे। जब आप यहाँ थे तो ये एक्स्ट्रा वेवलेंथ आपको दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाते गए आपको एक्स्ट्रा पीक स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखना शुरू हुई। यानी कि जो पहली बात तो एक नई पीक मिल रही थी एक ऐसी पीक मिल रही थी जो कि इससे पहले हमने नहीं देखी थी। दूसरा, इस पीक की प्रेजेंस इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, थीटा को हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड हो रही थी। तो यही सब कॉम्पटन इफेक्ट के चैलेंज थे। तो कॉम्पटन ने ये प्रयोग जब देखा, ये किया, तो अगला चैलेंज उनके सामने था कि आखिर वो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, वो क्या ऐसा सोचें, क्या ऐसी मैथमेटिक्स करें जिससे उनको ये दिखे कि वो एक्सप्लेन कर पाएँ कि एक्स्ट्रा पीक क्यों दिख रही है। तो प्रयोग करना तो अपने आप में एक बड़ी बात थी भाई। उनके पास थे, आई थिंक बर्कले के थे या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, आई थिंक ऐसा ही कुछ, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो पैसों की कमी नहीं थी उनके पास, उनकी एजेंसी के पास, उनकी इंस्टीट्यूशन के पास। उस ज़माने की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी एक्सरे, वो उसको अफोर्ड कर सकते थे, अपनी लैब में उस पर काम कर सकते थे। ये तो हो गई उनके अच्छी जगह होने के कुछ फ़ायदे कि अच्छा पैसा था, अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते थे, अच्छे रिसोर्सेज थे, अच्छे सपोर्ट थे। लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी बुद्धि की, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की, कि उन्होंने इस चीज़ को जो देखा तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया। और मैं तो ये कहता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि हाउ कॉम्पटन एक्सप्लेन्ड दिस इनकोहेरेंट स्कैटरिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। चलिए हम लोग उसी मैथमेटिक्स को करते हैं, और उस मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कैसे उसको उन्होंने प्रूफ किया था। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं करना क्या है मुझे।
करना क्या है, मेरा लॉजिक क्या होने वाला है, मेरा लॉजिक ये होने वाला है कि आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट है, जो लाइट होती है, लाइट के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, जिसको कि हम आगे जा कर के फोटोन कहते हैं, या हम अभी फोटोन कहना शुरू कर दें, चूँकि अब तो आप जान ही गए हो कि लाइट के उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो अगर फोटोन होते हैं, यानी अगर प्रकाश के साथ पार्टिकल नेचर है, तो इसका मतलब है लाइट जिसके पास पार्टिकल नेचर है वो उन घटनाओं को भी दिखाएगा जो कि केवल पार्टिकल दिखाते हैं। भाई अगर आप प्रकाश को ये कह रहे हो कि लाइट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकलों से के समूह को कहते हैं। बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं जो एक रेखा में बढ़े चले जा रहे हैं, इसको हम अगर पार्टिकल कहते हैं, मतलब इसको हम अगर पार्टिकल बिहेवियर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो व्यवहार शो करते हैं वो लाइट को शो करना चाहिए। पार्टिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवहार है जिसे कहते हैं कोलिजन। आपने पढ़ा है कोलिजन, दो बॉल की टक्कर, कैरम बोर्ड का गेम, क्रिकेट का गेम, ये सब कुछ कोलिजन थ्योरी पे काम करता है। बॉल आई, आपने हिट किया, कितने एंगल पे हिट किया, बल्ला ऐसे लगाया, वैसे लगाया, सीधा लगाया, इस पे हमारी बॉल का डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो कैरम बोर्ड के जो गेम होता है उसमें तो कोलिजन होता है, आपका स्ट्राइकर और आपकी जो डिस्क होती हैं वो सब पे कोलिजन हो रहे होते हैं। या जो दो बॉलें हैं, कंचे खेले होंगे तो कंचों का जो गेम होता है, ये सब क्या है, ये सब कोलिजन थ्योरी के हिसाब है। इसमें इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ये सब होता है। तो इस पूरे प्रूफ का लबोलुआब ये होने वाला है कि हमें कोलिजन वाली घटना किसके साथ जोड़ देनी है, लाइट के साथ। अगर हम किसी तरह से मैथमेटिकली ये दिखा जाए कि जो लाइट के पार्टिकल हैं ये कोलिजन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है लाइट के अंदर पार्टिकल बिहेवियर है, तभी तो वो कोलिजन थ्योरी फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोलिजन थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो उस थ्योरी के बाद हम वो डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना सीख लेंगे जो कि हमें वेवलेंथ के डिफरेंस के रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। तो हमारा मकसद क्या है कॉम्पटन इफेक्ट की मैथमेटिक्स को डेवलप करने का, और वो ये है कि वी नीड टू प्रूव the presence of delta lambda, we need to get the formula for Compton shift by using this collision theory। collision theory हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अब मान लीजिए हमारे पास, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम इस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मानते हैं, एक तरह का अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। रेस्ट मतलब वो बाउंडेड है बट नॉट वेरी टाइटली बाउंड, तो इट फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट वो रेस्ट में है। जैसे कि द मोमेंट उस पर लाइट गिरी तो उस दौरान उसकी एनर्जी लाइट की एनर्जी से काफ़ी कम थी, तो हम पर्टिकुलर मोमेंट पर इस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मान सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो जब वो रेस्ट में था तो उसकी एक रेस्ट मास एनर्जी जो थी वो कितनी थी, वो थी m0c²। अच्छा, एक और ख़ास बात, ये 1922 का जब समय था तब तक आइंस्टीन की एक और थ्योरी बहुत ही ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुकी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कॉम्पटन जब थे तो कॉम्पटन के पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी मौजूद थी, जो कि अगेन आइंस्टीन की ही प्रूफ की गई, आइंस्टीन के द्वारा ही फुल्ली डेवलप की गई थ्योरी आप कह सकते हो। उस थ्योरी में कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन उसके पास मास है, तो उसकी वजह से हम उसके पास एक रेस्ट मास एनर्जी जोड़ सकते हैं। तो ये रेस्ट मास एनर्जी, आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल क्योंकि आप समझ भी नहीं पाओगे, इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन चूंकि रुका हुआ है तो उसके पास एक रेस्ट मास एनर्जी है, हम ऐसा मान रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमने एक्सरे है, ये एक्सरे है, एक्सरे की एक एक्सरे फोटोन है वो भेजा, तो एक्सरे का फोटोन है उस पर जाता है और जा करके इस टारगेट के इलेक्ट्रॉन है इस पर टकराता है, ये एक्स लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो हमारा फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है E=h×ω। कहाँ से आया फॉर्मूला जरा समझे, हमें मालूम है E=h/v, तो इस पर हम लिख सकते हैं h/2π तो h/2π हो जाएगा h×, इसे कहते हैं h कट कहते हैं, h क्रॉस कहते हैं, डिराक नोटेशन कहते हैं। तो h क्रॉस है और 2πν जो होता है वो होता है ओमेगा। तो हमारे पास जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है, h×ω। इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है h×
के, ये इसका मोमेंटम है। यहाँ के क्या है, यहाँ पर जो के है ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर हमें इस एक्सरे की वेवलेंथ मालूम है 1 से 10 के बीच में होती, मान लो हमें मालूम है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, h क्रॉस के होगा, ये हमें मालूम है। तो हमारा जो फोटोन है जिसकी एनर्जी h क्रॉस ओमेगा है, जिसका मोमेंटम h क्रॉस के है, ये हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है। ये हमारा बच्चों टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही इसकी टक्कर हुई, चलो अब हम देखते हैं, टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, ये हमारा फोटोन इधर चला गया, मान लो फोटोन इधर चला गया। अब अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं जाएगा, बिल्कुल कैरम बोर्ड का गेम सोचो, एक ब्लैक कलर की डिस्क रखी है, एक जिसको आपको कवर करना है, क्वीन को कवर करना है, और आपके पास स्ट्राइकर है। सपोज अगर कैरम बोर्ड गेम खेला हो तो कुछ ऐसा है कि आप यहाँ हो, ये आपकी लाइन है, यहाँ आपके पास स्ट्राइकर है, यहाँ बीचों बीच में ब्लैक कलर की वो आपकी डिस्क है, और इसको इन पॉकेट में से पहुँचाना है आपको, और आप क्वीन को कवर पॉकेट में कर चुके हो, अब आपको इसको कवर करना है। अब आप क्या करोगे, क्या करने का तरीका ये है कि आप मान लो यहाँ पे डिस्क है, कुछ पहले से यहाँ मौजूद है, इनको आप छेड़ नहीं सकते, तो अब आपको बहुत ही सहूलियत के साथ ऐसा करना होगा, स्ट्राइकर को ऐसा मारो कि यहाँ टकराए, स्ट्राइकर इधर जाए, और ये जो आपकी जो डिस्क है जो कवर करना है, ये उस टक्कर से सीधे पॉकेट की तरफ चली जाए। यही तो करते हो गेम में, ये तो एक स्किल होती है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ये फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन पर, फोटोन चला गया इधर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह से यहाँ से इधर चला गया। इसे हम कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द स्कैटर्ड फोटोन। तो स्कैटर्ड फोटोन है यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया है तो पहले तो इस एनर्जी से आ रहा था, ये तो अपने पास रुका हुआ था इलेक्ट्रॉन, थोड़ी एनर्जी थी, रेस्ट मास एनर्जी, लेकिन जब टक्कर हुई तो इस जो फोटोन था उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी एनर्जी, इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी तो उस टारगेट इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, जिसकी वजह से टारगेट इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो अब ये जो स्ट्राइकर टकराया है, जितनी एनर्जी से गया था उतनी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का एक हिस्सा तो इस डिस्क ने भी ले लिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन ने भी उसकी एनर्जी का हिस्सा ले लिया है। तो अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, मान लो इसका मोमेंटम हो गया पीई, जो कि पार्टिकल है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जब पार्टिकल ले रहे हैं। अच्छा, फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। हम कहेंगे ई प्राइम एच क्रॉस ओमेगा प्राइम, प्राइम कह रहे हैं, डैश कहते, जो भी आप कहो, तो ई प्राइम इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा प्राइम, और जो मोमेंटम होगा बच्चों, मोमेंटम भी कम हो जाएगा, पी प्राइम एच के डैश या के प्राइम। मतलब मोमेंटम भी चेंज हो गया है क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास इंसिडेंट जो फोटोन था उसकी एनर्जी ई थी, मोमेंटम पी था, ये रुका हुआ था तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी थी। टक्कर के बाद इसकी एनर्जी ई प्राइम हो गई, मोमेंटम पी प्राइम हो गया, और इसका मोमेंटम जो पहले जीरो था, अब प्राइम नहीं लिखेंगे क्योंकि शुरू में जीरो ही था, यहाँ तो इसका मोमेंटम जीरो था ना, अब उसका मोमेंटम पी ई हो गया, या कुछ हम इसका मोमेंटम मान लें पी ही मान लें, ई इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब सवाल होगा कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ फिर आइंस्टीन का एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि जो इसकी एनर्जी होगी ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये इसकी एनर्जी होगी। अगर आपको लग रहा होगा ये सर फार्मूला कहाँ से आया, बेटा ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला है। अभी चूंकि उसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं तो इसलिए हम उसकी डिटेल में इस फार्मूले के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। हमें तो मुख्य रूप से यहाँ कोलिजन के बारे में समझना है, तो जो जरूरी फैक्टर है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दें। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। इससे पहले का था ये बिफोर कोलिजन की बात थी, बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले फोटोन को मोमेंटम एच क्रॉस, फोटोन की एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा, मोमेंटम एच क्रॉस के, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ एम नॉट सी स्क्वायर चूँकि रुका हुआ था, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो था, रेस्ट है। अच्छा, ये वाला हिस्सा कितना है आफ्टर कोलिजन।
आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जो फोटोन टकरा के भागा, स्कैटर्ड हुआ, उस फोटोन की एनर्जी थी ई प्राइम, मोमेंटम पी प्राइम, और टक्कर के बाद जो इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम पी ई, उसकी एनर्जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। इतना हो गया ये हमारे पास शुरुआती इसकी जानकारी हो गई है। अब हम इसका डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें कोलिजन की थ्योरी को यहाँ पर लगाना है। तो कोलिजन की थ्योरी में एक सबसे खास बात ये होती है कि एनर्जी तो कंजर्व होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ फॉलो होता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे by law of conservation of energy, by law of conservation of energy, तो हम लिखेंगे, इसका मतलब है एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। जरा देखो बच्चों, एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, मोमेंटम एच क्रॉस, सॉरी एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा, प्लस टक्कर से पहले एनर्जी कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन की टारगेट की रेस्ट मास एनर्जी थी। इसको हम ऐसे कहेंगे, ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, ये है टारगेट्स रेस्ट एनर्जी, ओके, बिफोर कोलिजन। अच्छा, टक्कर हो गई तो अब फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, एच क्रॉस ओमेगा प्राइम, इसकी एनर्जी ये हो गई। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, चूँकि ई लिखेंगे ना तो जाएगा पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ एम नॉट क्या है, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पी ई क्या है, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो रिकॉइल हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसका मोमेंटम है। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कैसे आया है। आई होप इस फॉर्मूले का आप कोई इश्यू नहीं रहा होगा। अब क्या करें, अब हम धीरे धीरे अल्टीमेटली हमें यहाँ से पीई की वैल्यू निकालनी, मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करना होगा, इधर स्क्वायर रूट है ना, सबको इधर लाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर रूट को अकेला छोड़ दें, पकड़ लें हम लोग। ये इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एच क्रॉस ओमेगा ओमेगा प्राइम एंड सी स्क्वायर इज अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाना है ना, स्क्वायर रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर रूट हटाना है बच्चों। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा।
ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई चैलेंज इस तरह से होने नहीं चाहिए। एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो ही चुका है। अल्टीमेटली में पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो पी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सी है दोनों तरफ, यहाँ पर भी सी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ भी सी है, तो क्या हम यहाँ सी ला सकते हैं? एक चीज़ देखो, हमने सुना है कि पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये भाई फार्मूला होता है। एक वीडियो था प्लैंक कांस्टेंट का, पुराना वीडियो है मेरा, तो मैं उसमें मैंने इसे पढ़ाया था। उसमें मैंने कहा कि वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो बच्चा एक कमेंट कह रहा है कि सर बेसिक से पढ़ाया करिए, इस तरह से बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं मालूम होता है, ये सब फार्मूले कहाँ से आए हैं। बेटा ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अगर मैं 12th पढ़ा रहा होता तो हाई स्कूल तक की चीज़ों को तो हम ले सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आप 12th पढ़ा रहे हो और आप 6th की चीज़ों को भी उसमें हर जगह इंक्लूड करो, क्योंकि एक आध जगह तो उसको बताया था, वेव के बारे में बताया था, लेकिन हम बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम एक हर इंडिविजुअल वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें हम ये मान के चले आपको कुछ भी नहीं आता, इवन आपको वेव नहीं आती, आपको वेलोसिटी भी नहीं आती, आपको फ्रिक्वेंसी भी नहीं आती, आपको वेवलेंथ भी नहीं आता, तो फिर मेरे लिए असंभव है वो करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और मेरा एक सलाह रहेगा, अगर आपको इतना कुछ नहीं आता है देन थोड़ा सा अपने आप को आप सोचना शुरू करो, अपने आप के बारे में सोचना शुरू करो कि क्या आप सही रास्ते पर हो। हम ये जो पूरा तरीका है ना, ये भाई देखो, यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि आईआईटी की तैयारी में करना चाह रहा हूँ, 11वां बर्बाद हो गया, 11th इज डिस्ट्रॉयड, नाउ हाउ टू प्रिपेयर। इफ़ योर 11th इज डिस्ट्रॉयड देन आप क्या करोगे आईआईटी में जाके, कैसे जाओगे आईआईटी में? किसी तरह से ये क्रेन प्रकीर्ण चले भी गए उसके अंदर, तो वहाँ तुम क्या करोगे जा कर के? कुछ नहीं कर पाओगे, ड्रॉप आउट की संख्या में एक और शामिल हो जाओगे। मे बी हार्श लग रहा हो, मे बी वो गलत लग रहा हो आपको सुन के कि सर ये तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। अगर कोई चीज़ सही बता दो उससे आप डिमोटिवेट हो जाए, अगर कोई आपको आईना दिखा दे तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाओ, तो ठीक है डिमोटिवेट ही हो जाओ। बेमतलब में भीड़ बढ़ा करके वहाँ जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप कह रहे हो मेरा 11वां बर्बाद हो गया है, अब जब बर्बाद हो चुका है तो फिर आप क्यों, अब क्या होगा? कोई आपको ऐसा कुछ करने वाला है कि हाँ, अगर आप उस तरह से नहीं हो कि -2 नंबर पे भी आपको एंट्री मिल जा रही है, तो आपके पास सुविधा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 11वां बर्बाद क्या 12वां बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई सपोर्ट है, आपके साथ एक सिस्टम खड़ा है कि आप अगर 0 नंबर लोगे, 2 नंबर लोगे, 4 नंबर लोगे और उसके बावजूद भी आपको एंट्री मिल जाएगी, देन आपके लिए फेज बिल्कुल सही। 11 बर्बाद कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 2 नंबर लाने के चांस है। 12वां बर्बाद अभी भी 2 नंबर लाने के चांस है, क्योंकि आप तो 4 नंबर पे आपको एंट्री मिलनी है ना। लेकिन अगर आप उस जमात में नहीं हो तो फिर सोच रहे हो 11वां बर्बाद हो जाए तो मेरा क्या होगा। तो बेटा थोड़ा सा सोचो इस बारे में। ऐसा तो नहीं है कि गलत जगह मोटिवेट हो गए हो। हाँ, ये मार्केट है, इस समय मार्केट में बहुत कुछ है। मार्केट देखो, मार्केट का क्या होता है, बेचने वाले लोग बहुत ही काबिल हैं, वो आपको वो भी बेच सकते हैं जिनको की जो आपकी ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग का रूल ऐसा है कि वो गंजों के समाज में, गंजों के मोहल्ले में कंघी बेच के आ सकते हैं। तो अगर गंजों के मोहल्ले में कंघी बेच आए और कंघी खरीद भी लिए तो उससे क्या करोगे? उसका यूज करोगे, छिल जाए खोपड़ी तुम्हारी। और यही होता है, यही हो रहा है। आपके सपने नहीं थे, आपने अपना बिल्कुल सही इवैल्यूएशन किया था, आपने अपना सही इवैल्यूएशन किया था कि मैं आईटीआई करूंगा, मैं आईआईटी के लिए नहीं हूं, मैं आईटीआई करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उसके थ्रू अपनी एक जॉब करूंगा, उसके थ्रू अपना सेटअप करूंगा। आपने अपने आप ने सोच रखा था। फिर कोई व्यक्ति आता है कि तुम आईआईटी इसलिए नहीं कर रहे हो ना क्योंकि तुम पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हो, जबकि आपने आईआईटी इसलिए नहीं की थी, आपने अपने आप को मूल्यांकन किया था कि शायद मेरी उतनी पेस नहीं है, मैं उसके लिए सुटेबल, मैं इसके लिए सुटेबल हूँ। लेकिन आपने आईआईटी, किसी ने कहा कि हम आपको 900 रुपये में करा देंगे आईआईटी। अब आपने कहा अच्छा 900 रुपये में, तो जिन सपनों को आप बहुत ही सोच विचार के छोड़ चुके थे उनको आपने फिर से पुनर्जीवित कर लिया।
हुआ क्या, लगे रहे, खोपड़ी खपाई, 1 साल 1.5 साल बर्बाद किया, आखिर में फिर आप वहीं आ गए कि भाई अब मुझे ITI ही करना है या ऐसा कोई काम करना है। तो उस 900 रुपये, उस 1000 रुपये, उस 1500 रुपये के लालच ने आपसे आपका वो पैसा तो कम रहा, आपको कहा 1500 रुपये ही तो खर्च करने थे, 2000 रुपये ही तो खर्च करने थे, 4000 का ही तो बैच लेना था, उस आपका वो पैसा तो कम खर्च हुआ, लेकिन आपने एक बहुत बहुमूल्य चीज़ खर्च कर दी, वो 1-1.5 साल ना आपने अपना बिल्कुल सही मूल्यांकन किया था कि मैं इस लायक। देखो हर मैथ पढ़ने वाला IIT की तैयारी करे ही करे जरूरी है? नहीं जरूरी है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। हर बायो पढ़ने वाला डॉक्टर ही बनेगा? कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक, वहाँ पैसा है, वहाँ बहुत सारा अट्रैक्शन है, लेकिन इस सपने को बेचना भी आज की डेट में मार्केटिंग है। आपको वो चीज़ कराई जा रही है, जैसे आपको वो चीज़ खिलाई जा रही है जो आप जानते हो कि मैं पचा नहीं पाऊँगा, लेकिन चूंकि सस्ते में दी जा रही है तो आपने उसको खा करके अपना हाजमा ख़राब कर लिया। तो इस चीज़ का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट के इशू है, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। खैर आते हैं अपने पास, तो मेरे ख्याल से ये मालूम होगा आपको फॉर्मूला C = न्यू लैम्डा। अच्छा, आप क्या करें, अब आप क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप करोगे तो 2 पाई न्यू लैम्डा बाई 2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया, तो ये हो गया ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा यानी के, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो यहाँ से आप ओमेगा को लिख सकते हो CK, ठीक है। तो ओमेगा जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ CK लिख सकते हैं, और अगर इसी तरह से ओमेगा डैश लिखा है तो ये लिख सकते हो CK डैश, CK प्राइम। तो अगर ऐसा लिख सकते हो, हेंस तो आपके पास हो जाएगा PE² C², ये हो जाएगा H× ओमेगा बराबर CK माइनस CK प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2 m0 C² H×, यहाँ ओमेगा की जगह पे लिख दें CK माइनस CK प्राइम, ऐसा कर दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा PE² C² H×², अगर C बाहर ले ले तो C² K माइनस K डैश का होल स्क्वायर प्लस वहाँ से जाएगा 2 m0 C², C बाहर निकाल दिया हमने, K माइनस K प्राइम, C क्यूब नहीं किया, जस्ट उसका एक कारण है, और एक H× भी यहाँ पर रह जाएगा। तो देखो C यहाँ कॉमन, C यहाँ, C² यहाँ, C² सब जगहों पे है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा PE² बराबर H×K माइनस K प्राइम का होल स्क्वायर 2 m0 C H×K माइनस K प्राइम। ओके, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, बढ़िया सी इक्वेशन हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। ओके, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की बात करेंगे।